Question number 1. Show that the statement P if x is a real number such that x cube plus 4x is equal to 0. Then x is 0 is true by direct method, method of contradiction, method of contrapositive. एक स्टेटमेंट दे रखी है कि अगर x रियल नंबर है सच दैट x क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू 0, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन दे रखी है x इज़ 0, तो x की वैल्यू 0 होगी और इन तीनों मेथड से ये स्टेटमेंट आपको ट्रू प्रूव करनी है। हमें दे रखा है अगर x की वैल्यू रियल नंबर है तो यहाँ पे हमें एक क्यूबिकल इक्वेशन दे रखी है, देन x इज़ 0 तो x इज़ इक्वल टू 0 इसका फैक्टर होगा। ये हमें ट्रू प्रूव करना है इन तीन मेथड से। तो पहले करते हैं डायरेक्ट मेथड से। यदि एक कंडीशन ट्रू है तो दूसरी भी ट्रू होगी। तो हमें जो ये स्टेटमेंट दे रखी है इसको कोई भी नाम दे देते हैं, ए मान लेते हैं। x इज़ रियल नंबर सच दैट x क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है ए। इसको हम बी स्टेटमेंट मान लेते हैं। बी x इज इक्वल टू 0, ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट है। अब डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि अगर हमारी ए स्टेटमेंट ट्रू है तो बी स्टेटमेंट भी ट्रू होनी चाहिए। इफ़ ए इज़ ट्रू दैन बी इज़ ट्रू। अगर ए फॉल्स है तो बी भी हमारी फॉल्स होगी। ये मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। ओके, अब हमें ट्रू प्रूव करना है ए को भी और बी को भी। तो बी स्टेटमेंट के अंदर x इज इक्वल टू 0 है और ए स्टेटमेंट में है x क्यूब प्लस 4x और बी के अंदर है x बराबर 0। अब x बराबर 0 यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 क्यूब प्लस 4 इंटू 0, तो ये 0, 4 इंटू 0 इज़ 0, तो ये पूरा हो गया 0। तो अगर x इज़ इक्वल टू 0 हमने लिया तो ये 0 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब कि अगर हमारा b ट्रू है तो a भी ट्रू है। ये प्रूव हो गया डायरेक्ट मेथड से। सेकंड मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, इस मेथड के अंदर हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि जो भी हमें कंडीशन दे रखी है उसे गलत मानकर चलेंगे और फिर उसको देखेंगे कि हमने उसे राइट या रॉन्ग प्रूव किया। तो पहली कंडीशन है ए x इज़ रियल नंबर सच दैट x क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अगर x रियल नंबर है तो x क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू 0। बी कंडीशन को यहाँ पर हम गलत मान लेंगे। x इज इक्वल टू हमें 0 दे रखा है तो यहाँ पर मान लेंगे x इज़ नॉट 0। ये होती है कॉन्ट्राडिक्शन। कंडीशन को नेगेशन मान लेना, उसका उल्टा मान लेना। अब हमें देखना है कि हमारी कॉन्ट्राडिक्शन ठीक है या नहीं। अगर हमारी कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो गई तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा कि x बराबर 0 ही है हमारा। अब ए स्टेटमेंट के अंदर दे रखा है x क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है x, अंदर बच गया x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, और x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। देखो, हमने माना था कि x इज़ नॉट 0, बट हमारा तो प्रूव हो गया कि x बराबर 0 है। ओके, बट हमारा प्रूव हो गया x बराबर 0 है तो हमारी कंडीशन ये गलत हो गई, अजम्पशन गलत हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे सो b इज़ 0, मतलब x बराबर 0। बस ये चीज़ आपको दिखानी है। इसको हमने नॉट माना था, नॉट तो हम प्रूव नहीं कर पाए, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 है। तो जो भी कंडीशन दे रखी है वो ट्रू है। अब चलते हैं सी पर, यानी कि जो थर्ड पार्ट है सी पे। सी के अंदर दे रखा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव के अंदर दोनों स्टेटमेंट का नेगेशन लिया जाता है।
अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट है ए एंड बी तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेशन ऑफ बी है तो इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ ए है, ये होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अगर हमें दे रखा था कि बी की वैल्यू x बराबर 0 है तो वो इस इक्वेशन का फैक्टर है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हो जाएगा नेगेशन ऑफ बी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ ए। ओके, तो सबसे पहले ए स्टेटमेंट दे रखी है x³ + 4x = 0, ये दे रखी है। इसका नेगेशन बनाना है तो a का नेगेशन होगा x³ + 4x ≠ 0 हो जाएगा। यही तो हो गया इसका उल्टा। अब बी स्टेटमेंट दे रखी है हमें x = 0, इसका नेगेशन हो जाएगा x ≠ 0। जब x ≠ 0 होगा तो a भी ≠ 0 होना चाहिए, ये मतलब है। तो हमें जो स्टेटमेंट दे रखी है x³ + 4x = 0, तो यहाँ पे x कॉमन है, अंदर बचेगा x² + 4 ≠ 0 होना चाहिए और x भी ≠ 0 होना चाहिए। तो इसको ≠ 0 होने के लिए x ≠ 0 होना चाहिए और यही चीज़ कॉन्ट्रा पॉजिटिव के अंदर है, तो ये हो जाएगा इट्स ट्रू। तो अगर हमारा ए नेगेशन मतलब x² + 4x ≠ 0 है, तो इसका मतलब x भी ≠ 0 होना चाहिए। इस स्टेटमेंट को ≠ 0 लिया है ना, तो इसको ≠ 0 बनाने के लिए भी 0 नहीं होना चाहिए, x ≠ 0 होगा, तभी तो ये ≠ 0 होगा, है ना। इसलिए इसे हम ट्रू लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द स्टेटमेंट फॉर एनी रियल नंबर्स a and b a² = b² implies that a = b is not true by giving a counter example। हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू ये जो स्टेटमेंट दे रखी है इसकी ये कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए, बट ये सेकंड कंडीशन हमें नॉट ट्रू प्रूव करनी है, मतलब इसको फॉल्स प्रूव करना है। अब स्टेटमेंट को समझते हैं। फॉर एनी रियल नंबर a एंड b, कोई भी दो रियल नंबर आपको लेने हैं जिसके अंदर a² = b², दोनों के स्क्वायर इक्वल होने चाहिए, इम्प्लाइज दैट a = b। क्या a = b भी होंगे, ये चीज़ स्टेटमेंट में बोल रखी है, बट हमें प्रूव करना है a ≠ b होना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल आपको देने हैं। तो सबसे पहले देखो हमें जो गिवन है, पहली कंडीशन को p मान लेंगे। फॉर एनी रियल नंबर a एंड b a² = b² इम्प्लाइज दैट a = b, मतलब ये अलग स्टेटमेंट हो गई, मतलब यहाँ पे होना चाहिए a = b होना चाहिए। अब हमें इसे नॉट ट्रू प्रूव करना है, तो मतलब a ≠ b दिखाना है, ऐसा एग्जाम्पल लेकर चलना है। तो सबसे पहले a = b क्वेश्चन में बोला है ना, तो यहाँ पे मान लेंगे a = 4 एंड b = -4। अब हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग a² = b² देखना है या नहीं है। तो a² और b² देख लेते हैं, तो a² हो जाएगा 4 का स्क्वायर, b² हो जाएगा -4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर इज 16 और b का स्क्वायर इज ऑल्सो 16। तो a² = b² है, बट a ≠ b है। क्वेश्चन में तो दिया था कि अगर a² = b² होगा तो a = b भी होगा और हमें इसे नॉट ट्रू प्रूव करना था। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया कि a = 4 है, b = -4 है, दोनों इक्वल नहीं हैं, है ना। a इज़ नॉट इक्वल टू b, फिर भी उनके स्क्वायर
इक्वल हैं, ये भी 16, ये भी 16। तो यही हमें प्रूव करना था। आप दूसरी वैल्यू लेकर भी प्रूव कर सकते हो। a बराबर -3, b बराबर 3, ऐसे करेंगे तो देखो यहाँ पे a स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर इज़ 9, b का स्क्वायर, ये b3 है तो 3 का स्क्वायर इज़ ऑल्सो 9। तो ये हो गया a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर आ गया। बट यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू b है, तो जो कंडीशन दे रखी थी उसे हमने नॉट ट्रू प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, show that the following statement is true by the method of contrapositive p if x is an integer and x square is even then x is also even। ओके, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दे रखी है if x is an integer and x square is even then x is also even। हमें कॉन्ट्रापॉजिटिव मेथड का यूज़ करते हुए इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है। तो पहले कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या है वो देख लेते हैं। मान लो हमें कोई स्टेटमेंट दे रखी है p इम्प्लाइज q, p इम्प्लाइज q मतलब p कंडीशन होगी तो q भी हमारी होगी। p स्टेटमेंट अगर वैलिड है तो q स्टेटमेंट भी वैलिड होगी। इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव करना है इसका, तो वो होगा नेगेशन ऑफ q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ p। अगर हम q का नेगेशन लेंगे तो p का अपने आप नेगेशन हो जाएगा। ये होता है कॉन्ट्रापॉजिटिव। ये चीज़ यहाँ पे हमें यूज़ करनी है और इस कंडीशन को हमें ट्रू प्रूव करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट गिवन है p, जो स्टेटमेंट है वो है इफ़ x इज़ एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज़ इवन। तो ये तो हमारी एक स्टेटमेंट हो गई। देन q, x इज़ q स्टेटमेंट दे रखी है x इज़ ऑल्सो इवन नंबर। तो पहली कंडीशन है x इज़ एन इंटीजर, x इंटीजर होना चाहिए और x स्क्वायर इवन होना चाहिए। तो x जो होगा वो इवन नंबर होगा। ये कंडीशन उसने दे रखी है। अब हमें इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव यूज़ करना है। तो बाय कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव का मतलब है यहाँ पे हमें इसका नेगेशन लेकर चलना पड़ेगा। देखो यहाँ पे x इज़ इवन नंबर कहा है तो हमें लेना पड़ेगा x इज़ नॉट एन इवन नंबर। तो नेगेशन ऑफ q हो जाएगा x इज़ नॉट एन इवन नंबर। तो अगर हम कोई इवन नंबर नहीं लेते हैं तो उसका स्क्वायर भी इवन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब मान लो हम कोई इवन नंबर लेते हैं, x इज़ इक्वल टू इज़ इवन नंबर नहीं है, ओके, तो ऑड नंबर है, उसे लिखते हैं 2n+1 से, और n की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4। ऐसे देखो पुट करके भी एक पुट करके देखते हैं तो 2 × 1, 2 + 1 इज़ 3, ओके, ऑड नंबर आया। 2 पुट करके देखो यहाँ तो 2 × 2 4 + 1 = 5, ऑड नंबर आया। 3 पुट करके देखो 2 3 × 6 + 1 7, ओके, ऑड नंबर ही आया। अब हमें देखना है क्या इसका स्क्वायर भी ऑड होगा, तो हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x² = 2n+1 का स्क्वायर। तो x² = इसका a + b का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 4n² + 4n + 1। आगे चलते हैं। x² = यहाँ से 2n कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 2n + 2 + 1, और ये जो 2n + 2 है इसको हम m के इक्वल मान लेंगे तो ये बन जाएगा x² = 2nm + 1। तो ये जो नंबर आया है ये भी ऑड नंबर की फॉर्म में आया है। देखो यहाँ पे n की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं
तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना, 1 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर भी ऑड आ गया। यहाँ पे 2 पुट करके देखो तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। 3 पुट करके देखो तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, तब भी ऑड ही नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हमने x को ऑड लिया है तो उसका जो स्क्वायर है वो भी ऑड ही आ रहा है। ओके, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। x अगर नॉट इवन है तो उसका स्क्वायर भी नॉट इवन ही होगा। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे सो एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड एंड नेगेशन ऑफ q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ p। अगर हम q का नेगेशन लेकर चलेंगे तो p का भी नेगेशन हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4, बाय गिविंग ए काउंटर एग्जाम्पल शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। हमें एक एग्जाम्पल लेकर चलना है। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखी है हमें वो नॉट ट्रू है, मतलब फॉल्स प्रूव करना है। उनको ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट दे रखी है, पहले उसे लिखते हैं। इफ़ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। अब ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है तो ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। आगे कहा है देन द ट्राइंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो क्यू स्टेटमेंट है, देन द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ये उसने बता रखा है। यहाँ पे कहा है अगर सारे के सारे एंगल जो हैं ट्राइंगल के इक्वल हो तभी हमारा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, और ग्रेटर देन 90 डिग्री अगर एक एंगल है तो दूसरी कंडीशन दे रखी है सारे इक्वल एंगल लेने हैं हमें। मान लो हम 90 से ऊपर 91 लेते हैं एंगल, तो क्या तीनों एंगल ट्रायंगल के 91 हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि सम ही टोटल 180 डिग्री होता है ना। तो ये कंडीशन तो वैसे ही गलत दे रखी है। तो हमें 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है कि ये गलत है। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। इफ़ एंगल्स आर इक्वल देन मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन होगी हमारी, एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं और 180 को 3 से डिवाइड करेंगे। 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री के एंगल होने चाहिए। अब 60 डिग्री का एंगल तो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होता, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री इज़ नॉट ऑब्ट्यूज एंगल, सो गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ये रीज़न आपको एक्सप्लेन करना है और स्टेटमेंट को फॉल्स लिख देना है। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर दे रखा है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैव अ रूट लाइंग बिटवीन 0 एंड 2। क्वेश्चन में कहा है कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके 2 रूट होंगे और जो 2 रूट हैं वो एक तो नॉट इक्वल दे रखे हैं, ओके, और दूसरी कंडीशन बताई है कि 0 और 2 के बीच में लाए करेंगे। इसको हमने रॉन्ग प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्यू स्टेटमेंट दे रखी है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है। कोई आर स्टेटमेंट है वो दे रखी है, रूट्स जो हैं 0 और 2 के बीच में हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट्स नॉट, कि जो भी इसके रूट होंगे वो 0 और 2 के बीच में लाए नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे रूट डज नॉट लाई बिटवीन 0 एंड 2, तो चेक कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0 के रूट फाइंड करने हैं। तो ये -1 इधर आ जाएगा तो +1। ओके, अब ये स्क्वायर इधर आ गया, रूट किसी का रूट निकालेंगे तो +-1, तो x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 1 और -1। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 तो 0 और 2 के बीच में लाई नहीं करता, जो कंडीशन कही थी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। बट x इज इक्वल टू 1 0 और 2 के बीच में आता है, और क्वेश्चन में कहा है कोई भी रूट 0 और 2 के बीच में लाए नहीं करेगा, बट यहाँ पे लाए कर रहा है। कौन सा? x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 इज इन बिटवीन 0 एंड 2, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। बस यही हमें प्रूव करना था। Question number 5. Which of the following statements are true and which are false in each case? Give a valid reason for saying so. जो आप कहते हो स्टेटमेंट के बारे में वो ट्रू है या फॉल्स है, वो आपको एक रीज़न के साथ बताना है यहाँ पे कि ट्रू है या फॉल्स है, तो क्यों है। तो पार्ट 1 है ईच रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो मान लो ये सर्कल है, इसका जो रेडियस है, जो भी रेडियस होगी, या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, बहुत सारी रेडियस बन सकती हैं एक सर्कल में। क्या वो सारे कॉर्ड ऑफ द सर्कल होते हैं? नहीं होते, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब रीज़न भी बताना है। कॉर्ड जो होती है वो सर्कल को, जैसे कि ये 2 पॉइंट पे टच करती है, जैसे कि ये, ओके, लेकिन टच करती है, रेडियस तो एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। तो रीज़न में आप लिख देंगे रेडियस डज नॉट इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स। तो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच नहीं करता, कट नहीं करता, इसलिए उनको हम कॉर्ड नहीं कह सकते। तो पहली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। नाउ पार्ट 2, द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल है, ओके, ये इसका सेंटर है। सेंटर क्या सभी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है? नहीं करता, फॉल्स है। क्योंकि देखो ये जो कॉर्ड है, जो इसका ये डायामीटर है, इसको तो सेंटर टच करता है। बाकी मान लो यहाँ पे कॉर्ड है, तो यहाँ पे तो सेंटर नहीं है, यहाँ पे कॉर्ड है, यहाँ पे भी सेंटर नहीं है। तो स्टेटमेंट में कहा है सेंटर हर एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन, यहाँ पे और यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। तो यहाँ पे लिखेंगे रीज़न, इफ़ कॉर्ड इज़ अ डायामीटर देन सेंटर कैन बाइसेक्ट ओनली। अगर डायामीटर, अगर कॉर्ड है तो ही सेंटर उसको बाइसेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये रीज़न हो गया। नाउ पार्ट 3, अ सर्कल इज़ अ पर्टिकुलर केस ऑफ एन एलिप्स। क्या किसी एक पर्टिकुलर एलिप्स जो है, इक्वेशन एलिप्स की, वो सर्कल हो सकती है? तो चेक कर लेते हैं। पहले सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² इज इक्वल टू 1, और एलिप्स की इक्वेशन होती है x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। तो अब अगर हम क्या करें, a बराबर b बराबर 1 ले लें, ठीक है, a की जगह यहाँ 1, b की जगह यहाँ हम 1 पुट कर दें, तो एलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी x² + y² इज इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन है सर्कल की। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी हो गई ट्रू। मैंने लिखा नहीं है, ये हमारी ट्रू हो गई, ठीक है, कि एलिप्स जो है सर्कल के रूप में हो सकता है। जब हम a बराबर b बराबर 1 होगा तो एलिप्स सर्कल कहलाएगा। नाउ पार्ट 4, इफ x and y are integers such that x greater than y then -x smaller than -y। x और y इंटीजर हैं, सच दैट x ग्रेटर देन y है। p स्टेटमेंट दे रखी है, मान लो x ग्रेटर देन y है, देन q स्टेटमेंट है -x लेस देन -y हो जाएगा। अब रीज़न देना है, तो x मान लो 3, y मान लेंगे 2 लेते हैं, क्योंकि हमें x ग्रेटर देन y लेना है।
तो कंडीशन फुलफिल हो गई, x 3 है, y 2 है, तो x y से बड़ा हो गया। तो p स्टेटमेंट हमें ट्रू दे रखी है। अब q पे देखते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अब हमें दोनों का नेगेटिव लेना है, तो इसको हम -3 कर देंगे और इसे -2 कर देंगे। अब -2 बड़ा है, तो क्वेश्चन में कहा है -y बड़ा और -x छोटा हो जाएगा, तो ये कंडीशन उसने हमें ट्रू दे रखी है। और आपको ये एग्जाम्पल ऐसे करके दिखा देना है। पॉजिटिव थे तो ग्रेटर देन 2 था, उल्टा निशान कर दिया तो -2 ग्रेटर देन -3 हो गया। स्टेटमेंट में भी हमें ट्रू गिवन है। ओके, नाउ पार्ट 5। अंडरवुड जो 11 है उसकी अगर हम वैल्यू की बात करें, अंडरवुड 11 इज़ अ रैशनल नंबर, तो अंडरवुड 11 की अगर हम उसकी वैल्यू की बात करें तो वो होती है 3.3166, इस तरह से आगे चलती रहती है। तो ये जो वैल्यू है 3.3166 कुछ इस तरह से चलती है। तो ये जो वैल्यू है अंडरवुड 11 वो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। और यहाँ पे आपको पता भी है अंडर रूट के अंदर अगर उसका कंप्लीट रूट निकल जाए तभी वो रैशनल नंबर होती है। तो अंडर रूट 11 इज़ इररैशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अगर किसी रूट वाली टर्म का अंडर रूट 11 है, यहाँ पे अगर 25 होता तो कंप्लीट रूट निकल जाता तो वो रैशनल होता। यहाँ पे अंडर रूट 11 इररैशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है।